4 कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े, उस कॉन्सेप्ट में से किसी को कुछ समझना है, पूछना है, जानना है, कोई डाउट नो है? सर, सर समझ में आ गया। जब आप दोबारा पढ़े मेरे पढ़ाने के बाद, तो आपको मैटर समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यस सर। तो हमें अकाउंटिंग करते समय में हमें इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अकाउंटिंग करने होते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारे अकाउंटिंग को करेक्ट नहीं माना जाएगा, ट्रू नहीं माना जाएगा, और जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है वो उसे क्या कर देगी? गलत कर देगी, राइट? तो अकाउंटिंग हमारा सही सही हो, इसके लिए जो प्रिंसिपल्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, और उसी के आधार पे हमें अपने अकाउंटिंग करने चाहिए। ओके? यस सर। यस सर। अब बात आती है कि अब फर्दर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, फर्दर कॉन्सेप्ट में जो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग का जो पहला एंट्रीज रिकॉर्डिंग होता है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर होता है, और यह कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसका हमारे बिजनेस के कैपिटल और एसेट्स और लाइबिलिटीज, बिजनेस के कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स में से किसी दो पर प्रभाव पड़ता है। यानी जब कोई हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये जो 3 चीजें हम आपको बता रहे हैं, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव किस रूप में पड़ेगा? तो इनमें से कोई एक घटेगा तो कोई एक बढ़ेगा। यानी किसी एक का वैल्यू इंक्रीज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। जैसे सपोज करो, हम एक तुमको एग्जाम्पल देते हैं कि एक बिजनेसमैन फर्नीचर खरीदता है कैश से। क्या खरीदता है बाबू? फर्नीचर खरीदता है किस चीज से? कैश से। तो कैश जो है और फर्नीचर जो है, ये एसेट्स है कि नहीं है? अब एसेट्स बताना नहीं पड़ेगा, एसेट्स आपको पढ़ा चुके हैं। यस सर। यस सर। हाँ, तो कैश और फर्नीचर एसेट्स है। तो जब आप जाओगे किसी शॉप पे, किसी शोरूम में, और अपने बिजनेस के लिए पैसे दे करके फर्नीचर खरीदोगे, तो आपका पैसा, आपका कैश घटेगा, यस सर। और फर्नीचर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस और नो? यस सर। सर। फर्नीचर अगर आपके पास पहले से 5,000 का था और आप फिर जाकर के 5,000 का फर्नीचर खरीद करके ला रहे हैं, तो अब आपके यहां फर्नीचर कितना हो जाएगा? 10,000 का। और सर। कैश घटेगा। कैश क्या Yes, होगा yes, जी? sir.
क्योंकि कैश तो आप दे घट दिए जाएगा। तो घट जाएगा। तो आप देखें ना, डुअल इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। डुअल इफेक्ट का मतलब दो पर प्रभाव पड़ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है। तो बच्चे यही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारे डबल एंट्री सिस्टम को जन्म देता है। हम जो अपना अकाउंटिंग करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और ये डबल एंट्री सिस्टम इसी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही है। तो जब हम सिस्टम पढ़ेंगे तो सिस्टम के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, बट सिस्टम का ओरिजिन कहां से है? ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसका ओरिजिन कहां से है, इसका विकास कहां से हुआ है, इसका उद्गम कहां से हुआ है? तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हुआ है। मार्केट में बुक आ गई है, आप लोग बुक ले लिए? नो सर। सर तो बच्चे आप ले लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि Yes, अभी sir. नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद जो है आपको बुक की रिक्वायरमेंट होगी। राइट बच्चे? यस सर। हाँ, तो एक हफ्ते में आपको बुक की जरूरत होगी, तो आप बुक खरीद लेंगे ताकि थ्योरेटिकल पार्ट जब खत्म हो और प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन शुरू हो तो आपके पास बुक अवेलेबल हो। ओके? यस सर सर। किस सर कौन सा बुक लेना है? लेनी है? भेजे हुए थे, व्हाट्सएप चेक कीजिए, डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक लेना है। ठीक है ना? व्हाट्सएप पे सब भेजा गया है, किस राइटर का अकाउंटेंसी का बुक लेना है। अब आइए हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं और देखते हैं कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहा जाता है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट आता है, यानी जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसका प्रभाव कम से कम कितने अकाउंट पे पड़ता है, कितने आइटम पे पड़ता है? 2 आइटम पे। समझ रहे हैं जी? यस सर। यस तो सर। लिखा हुआ है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट explains the every business transaction has 2 aspects. One, acquisition or increase in assets of the business, and second, creation or increase in claim against business means liabilities. Claim against business means liabilities. कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है एसेट्स का क्या होना, इंक्रीज होना, और दूसरा क्या होता है, लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अब देखो बाबू, यहां पर आप ध्यान दो, ये ए, बी, सी और डी, बाबू ये 4 चीजें लिखी गई हैं। अब ये 4 जो है, ये 4 नियम है। ये 4 जो है ये क्या है? ये 4 नियम है किसके? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के। ये रूल हैं। रूल हैं किस चीज के लिए?
रिकॉर्डिंग के लिए। किसके लिए जी? रिकॉर्डिंग बोलिए के ना, लिए। रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए हमें यह रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और ये रूल हमको क्या बतलाता है कि इंक्रीज इन सम एसेट्स एंड इंक्रीज इन सम लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन सम एसेट्स and decrease in some liabilities, increase in some assets, decrease in other assets, increase in some liabilities and decrease in other liabilities। यानी कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन होता है तो अगर एसेट्स क्या होता है, अगर एसेट्स इंक्रीज करता है, एसेट्स क्या करता है जी? इंक्रीज करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज भी क्या करता है? बोलो ना, लाइबिलिटीज भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है। कहिएगा सर, हमको इसका एग्जाम्पल दे करके बताइए। आप बताइए सर कि कैसे हम एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स भी बढ़ेगा और लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी। लाइबिलिटीज का मतलब समझते हैं। लाइबिलिटीज मीन्स व्हाट? पेमेंट इन फ्यूचर, पेमेंट Yes, sir. इन फ्यूचर। फ्यूचर। अब तुम समझो कि जानवी जयश्री फर्नीचर मार्ट गई, फर्नीचर मार्ट गई और फर्नीचर मार्ट से 5,000 रुपए का एक फर्नीचर खरीदा, वो भी ऑन क्रेडिट, वो भी ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब आपको बताया गया है ना? ऑन Yes, क्रेडिट sir. का मतलब क्या बताया गया है? उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या बताया गया है? उधार। 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 उधार में क्या होता है भाई? क्या होता है जल्दी बताइए? सामान आज दे दीजिए, पैसा हम आपको 5 पैसे दिन बाद बाद में। देंगे। तो बताइए, सामान तो आज आप लेकर के चले आए, फर्नीचर, फर्नीचर आज 11 Yes, sir. तारीख को गए और जाके फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर उधार ले आए, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर तो आ गया। Yes, sir. बोलो ना हाँ Yes. या ना। यस सर। यस सर। हेलो, लेकिन क्या आपने पैसा दिया उसे? नो सर। नो सर। नो सर। कब दोगे? 4-5 दिन बाद। तो 5 दिन बाद दोगे, तो 5 दिन बाद जो पैसा पेड करना है वो आपकी लाइबिलिटीज है कि नहीं है? है। तो लाइबिलिटीज भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। बढ़ गई। पहले से 10 आदमी का कर्जा था माथा पे, अब एक आदमी का और क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया। तो देखे आपने ट्रांजैक्शन किया, फर्नीचर खरीदा, और इसके कारण क्या हुआ जी? एक तरफ आपके एसेट्स बढ़े तो दूसरे तरफ कोरस्पॉन्डिंग उसके क्या बढ़ गई? लाइबिलिटीज। समझ में बात आई? यस Yes, अच्छा, sir. यदि यही फर्नीचर हम फर्नीचर मार्ट को कैश दे करके खरीदे होते हैं, यानी कैश दे देते हैं और उनसे फर्नीचर क्या कर देते हैं? ले लेते हैं, तो बताओ क्या होता जी? फर्नीचर बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता। और कैश घटता कि नहीं घटता? घटता। घट जाता। तो फर्नीचर भी तो एसेट्स ही है, यस सर। और Yes, कैश sir. भी क्या है? एसेट्स है। एसेट्स एसेट्स है। है। यानी ये कहता है कि एक एसेट्स अगर बढ़ेगा तो दूसरा एसेट्स क्या होगा? घटेगा। घटेगा।
यही चीज ना बचवा 3 नंबर पे लिखा हुआ है सी में, इंक्रीज इन सम एसेट्स एंड डिक्रीज Decrease इन। in other assets. अभी Yes, एग्जाम्पल समझाएं, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है। दूसरा कहता है डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। सर ये क्या है सर? डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अब सोचो, फर्नीचर मार्ट से जानवी आपने खरीदा था और उसको आपने प्रॉमिस किया था कि 5 दिन बाद उसको 5,000 रुपया आप क्या करेंगी? दे Pay. देंगी। पे करेंगी ना? Yes, sir. तो 5 दिन, अब 5वें दिन यानी 16 तारीख को आप फर्नीचर मार्ट को क्या कर दीजिए? 5,000 रुपया दे दीजिए। तो दे दीजिएगा तो आपका कैश घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? घट जाएगा। और कैश एसेट्स है कि नहीं है? Assets है सर। तो बच्चा यहाँ 2 नंबर में देखो क्या लिख रहा है? डिक्रीज इन सम एसेट्स। तो एसेट्स घट रहा है, Yes, sir. तो किसको पेड कर रही हो तुम? फर्नीचर मार्ट को। Yes, sir. अब फर्नीचर मार्ट से तुम कर्ज ली थी, Yes, sir. फर्नीचर मार्ट से तुम कर्ज ली थी, Yes, तो sir. जब ली थी तो तुम्हारे लिए लाइबिलिटीज था, लाइबिलिटीज बढ़ गई थी। अब कर्जा अगर चुका दोगी तो लाइबिलिटीज घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? Yes, sir. घट जाएगा। तो डिक्रीज इन सम एसेट्स, डिक्रीज इन सम Liabilities. लाइबिलिटीज। तो आप देख रहे हैं हर एक ट्रांजैक्शंस का कितने पर प्रभाव पड़ रहा है? 2 पर। 2 पर। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चा? Dual aspect concept. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो यही कहता है कि does the accounting system called double entry bookkeeping system, यह जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है जी? डबल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? डबल Double एंट्री entry बुक कीपिंग सिस्टम है। तो कहता है कि द अकाउंटिंग सिस्टम कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज सेट अप टू रिकॉर्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हैं, अकाउंट के बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करने का यह एक सिस्टम है। समझ में आ गया? Yes, sir. यानी बच्चे हम लोग अपने अकाउंटिंग के डिफिनीशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। Recording. तो बच्चे रिकॉर्डिंग किस मेथड से होगा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किस सिस्टम से किस कॉन्सेप्ट से निकला है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से निकला है। राइट? बहुत सारे बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे, आप उनसे पूछिएगा कि क्या पढ़ रहे हो, तो बोलेगा अरे हमारे सर तो जर्नल पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जर्नल पढ़ा रहे हैं। अब उससे पूछना जर्नल पढ़ा रहे हैं तो बताओ तो जरा जर्नल कौन से सिस्टम से बन रहा है? क्या पूछोगे? जर्नल कौन से सिस्टम से बन रहा है? कौन से सिस्टम से बन रहा है? वो कहेगा हमको क्या मालूम कौन से सिस्टम से बन रहा है, सर बनवाते हैं, हम बनाते हैं। उसको भी मालूम नहीं होगा उसको कि डबल एंट्री सिस्टम से बन रहा है। किससे बन रहा है? डबल एंट्री सिस्टम से। जर्नल किस सिस्टम से बनेगा? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री। हाँ, क्योंकि जर्नल में क्या होता है? डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। डे टू डे ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं?
रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड किस सिस्टम से करते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? अब अगर मान Yes, लिया जाए कि वह स्टूडेंट अगर यह बता भी दे कि डबल एंट्री सिस्टम से बन रहा है, तो उससे फिर एक और चीज पूछिए कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो कॉन्सेप्ट वो नहीं बतलाएगा, और ऐसे में अगर वो बतला देता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तब उसकी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से चल रही है, अगर ये दोनों चीज वो बतलाने में सक्षम होता है। समझ गए बात को? यस लेकिन मोतिहारी के 99% स्टूडेंट जो हैं वो नहीं बताएंगे, और अगर 1% बताने वाले अगर कोई होंगे तो वो मेरे स्टूडेंट होंगे, वो क्लियर रहेगा। जब कोई स्टूडेंट अगर बताए तो उससे बाद में पूछना किस सर के यहाँ पढ़ते हो, तब मेरा नाम जरूर आएगा। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यस सर। अब आते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेटा पानी हटा दीजिए यहां से। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो जो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ा था ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, यस सर। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो था वो क्या बतला रहा था? बताइए ना, क्या बतला रहा था? कि भाई बिजनेस का लाइफ क्या है? इनडिफिनिट। बिजनेस का लाइफ, हाँ, तो बिजनेस का लाइफ इनडिफिनिट है। तो हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का क्या जानना चाहता है? रिजल्ट जानना चाहता है। तो रिजल्ट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। बोलिए ना। यस सर। जानने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा कि भाई शुरू किए और जब खत्म होगा तब देखा जाएगा कि भाई क्या पाया क्या खोया। ऐसा करते हैं क्या बिजनेस में? यानी जब बंद होगा तब रिजल्ट निकालेंगे? नो सर। नहीं ना। तो ये जो इंडिफिनिट लाइफ है, इसको एक प्रॉपर सेगमेंट में, यानी एक समय अंतराल में बांट दिया जाए, और उतने समय अंतराल का हम क्या निकाल लें? अकाउंटिंग कर लें। उतने समय का क्या कर लें? अकाउंटिंग करके हर साल रिजल्ट निकालते जाएं। यानी हमें बिजनेस के एंड होने का इंतजार नहीं करना है। हाँ, वो बिजनेस जिसका कि एंड पता है, तब तो भाई बिजनेस के एंड होने पर निकल जाएगा, क्योंकि हम शुरू किए थे 10,000 रुपया से, और बिजनेस एंड होने के बाद हमारे पास अगर 12,000 रुपया है, तो बताओ भाई प्रॉफिट कितना? 2,000। कितना आसान है? यस सर। तो भाई बिजनेस जो है वो भूजा पकौड़ी का दुकान नहीं ना है, इडली सांबर का दुकान नहीं ना है, गुपचुप का दुकान नहीं ना है, हैं? नो सर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिजनेस जो है वो गुपचुप का दुकान नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि गुपचुप वाले के पास वो सुबह में 500 रुपया खर्च करता है। सुबह में क्या करता है बच्चे? 500 रुपया खर्च करता है। और उस 500 रुपये में वो जो
गोलगप्पे की पूरी है उसको बना लेता है, थोड़ा सा बड़े टब में वो जो स्वादिष्ट जल है उसको बना लेता है। उसके बाद जा करके थोड़ा सा कटोरी प्लेट खरीद लेता है। उसके बाद थोड़ा सा आलू उबाल करके छोला उसमें डाल करके उसका मिक्सचर बना लेता है। इन सबे पे उसके क्या हो जाते हैं भाई, खर्च हो जाते हैं, राइट। यस यस सर। सर। और एक सुबह से बेचना शुरू करता है और शाम के 7 बजे उसके गोलगप्पे खत्म, पानी खत्म। समझ में आ रहा है? Yes. गोलगप्पे खत्म, पानी खत्म नहीं, यस सर। कटोरी खत्म, ठीक है, और उसका मिक्सचर भी खत्म। और शाम के 7 बजे वो बैठ करके जब हिसाब मिलाता है तो वो पाता है कि उसके पास कितना रुपया आया, 1500। समझ रहे हैं? यस सर। तो बताइए भाई, बिजनेस का सामान सुबह में यूज किया गया और शाम तक सब नील हो गया, शाम तक सब नील हो गया, और 500 रुपया सुबह में लगा करके ये सब सामान अरेंज किया था और अब उसके पास 1500 रुपया है। तो बताओ भाई इसका प्रॉफिट कितना? 1000। 1000। तो क्या हमारा बिजनेस भी ऐसा ही है क्या, इसी नेचर का है क्या कि सुबह में हम No, sir. खरीद करके लाते हैं, सब शाम में बेच के सपाट हो जाता है, दुकान खाली हो जाता है, 0 बटा सन्नाटा हो जाता है, ऐसा है क्या? No, sir. नो सर। तो ऐसे हम प्रॉफिट उस बिजनेस का निकालेंगे जिसका लाइफ क्या है, डिफिनिट है, डेफिनेट है। ठीक है ना। लेकिन जिस बिजनेस का लाइफ इंडिफिनिट है उस बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हम बिजनेस के एंड होने का इंतजार करेंगे, हर एक सामान के खत्म होने का इंतजार करेंगे और तब जाकर के उसका लाभ निकालेंगे क्या? नो सर। नहीं। No, तो हमें उनके जो इनडिफिनिट लाइफ है उस इनडिफिनिट लाइफ को हमें एक पीरियड के अंदर क्या करने हैं, पीरियड में क्या करने हैं, बांटने हैं, पीरियड में बांटने हैं। बांटने। वो पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, वो पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है, और वो पीरियड पूरे 1 साल का भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम चाहते Yes, sir. हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम हर 3 महीने पे अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जाने, तो हम हर 3 महीने का इंटरवल बना लेंगे। यस सर। यस और नो? यस सर। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हर 3 महीना बड़ी नजदीक हो जाता है, इसलिए क्या करना चाहिए, अरे 6 महीना पे अकाउंट बनाना चाहिए, यानी 6 महीने पे हमें बिजनेस का क्या निकालना चाहिए, रिजल्ट निकालना चाहिए। तो हमारा 6 महीने का समय ही क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा। Yes, sir. अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हम साल में एक बार अकाउंटिंग करेंगे, यानी कितने महीने के इंटरवल पर, 12 मंथ्स के इंटरवल पे, राइट। Yes, तो ये sir. 12 मंथ्स Yes, ही sir. हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 12 महीना, क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ईयर। ईयर, जो जनवरी से शुरू हो करके 1 जनवरी से शुरू हो करके कब एंड होगा, 31 दिसंबर को, या 1 अप्रैल से शुरू हो करके कब खत्म होगा, 31 मार्च को। समझ रहे हैं बाबू? Yes, sir. यस सर। तो आखिर ये जो पीरियड बनाने की बात हो रही है, कौन सी क्या बात हो रही है, पीरियड बनाने की बात हो रही है, कितने मंथ्स की, 12 मंथ्स की। 12 मंथ्स। ये किस कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है, तो बच्चे ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पे ही बनाया जाता है।
ये 12 महीने में अकाउंटिंग करने का जो हम लोग ट्रेडिशन है, 12 महीने का अकाउंटिंग करने की जो हमारी परंपरा है, ये किस कॉन्सेप्ट से निकला है? Periodicity concept. समझ में बात आई? Yes, sir. हाँ, तो आइए पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, द नेट रिजल्ट यानी नेट रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट Total या profit. प्रॉफिट या Loss. लॉस। तो कह रहा है द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी एसर्टेन्ड। एसर्टेन्ड मतलब क्या होता है बताइए? ज्ञात करना। क्या होता है जी? ज्ञात करना। ज्ञात करना यानी निकालना। ज्ञात करना मतलब निकालना। अब इसका हाँ, एसर्टेन मतलब कैलकुलेट करना। एसर्टेन मीन्स कैलकुलेट करना। समझ गए? हाँ, Yes, sir. तो कह रहा है द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैन बी एसर्टेन्ड ओनली एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। क्या कह रहा है कि बिजनेस का नेट रिजल्ट निकाला जा सकता है उसके लाइफ के एंड होने पर। लाइफ के एंड होने पर सिंपली बाई, किस तरह से? एकदम साधारण तरीके से, कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन मनी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग एंड द टोटल कैपिटल लेफ्ट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। कहता है कि भाई बिजनेस का रिजल्ट निकाला जा सकता है बहुत आसानी से बिजनेस के लाइफ के एंड होने पर, यानी बिजनेस के बंद होने पर। बहुत आसान तरीके से। क्या? तो हमने बिजनेस के शुरू में कैपिटल के फॉर्म में, कैपिटल के रूप में कितना पैसा लगाया, तो कितना पैसा लगाया? 500। और बिजनेस एंड हुआ तो कितना पैसा आया एंड में? 1500। तो इसका डिफरेंस जो है कितना? 1000। ये हो गया इसका प्रॉफिट। समझ में आई बात? बहुत आसानी से निकल गया है। लेकिन बिजनेस का लाइफ कब समाप्त होगा ये तो इंडिफिनिट है। बिजनेस का लाइफ कब समाप्त होगा ये तो इंडिफिनिट है। तो इंडिफिनिट लाइफ जब बिजनेस का होगा तो क्या करेंगे? बिजनेस के एंड होने का इंतजार करेंगे। कब एंड होगा पता ही नहीं है, तो हम क्या कोई रिजल्ट नहीं निकाले, बस ऐसे ही बिजनेस करते जाएं? नहीं भाई। तो आगे लिखता है कि इफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ऑफ ए फ्यू मंथ, यदि कोई किसी बिजनेस का लाइफ कुछ महीने का है, ठीक है ना, कुछ महीने का। जैसे आप देखते हैं बहुत सारा व्यापारी जो है जाड़े के दिन में कंबल बेचता है। जाड़े के दिन में क्या बेचता है? कंबल बेचता है। तो जाड़ा शुरू होने के पहले 1 लाख का कंबल खरीद लिया? नहीं जी, बोलो ना। जाड़ा शुरू होने के पहले 1 लाख का क्या किया? कंबल खरीद लिया। वो खाली कंबल बेचता है, उसका काम है घूम घूम के बेचना। जाड़ा के दिन में कंबल बेचेगा, गर्मी के दिन में टी शर्ट बेचेगा। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो जाड़े के शुरुआत में उसने 1 लाख का कंबल खरीदा। फरवरी में जाड़ा खत्म हुआ और फरवरी के जाड़े में अपने कंबल का बिजनेस एंड कर दिया, और उस समय में उसके पास मान लिया जाए 1,60,000 रुपया है। राइट? तो भाई बताओ ना, बिजनेस शुरू होते समय में कितना लगाया था? 1 लाख। और बिजनेस था कितने महीने का? 4 से 5 महीने का। Yes, sir. अरे सितंबर अक्टूबर में जाड़ा शुरू होता है, अब फरवरी में खत्म हो जाता है।
हैं? Yes, sir. तो कुछ मंथ का था और व्यापारी शुरू में लगाया 1 लाख रुपया, 5 महीना के बाद उसके पास कितना पैसा आया? 1,60,000 1,60,000 रुपए। तो बताओ भाई लाभ कितना कमाया? 60,000 60,000। वेरी सिंपल। तो ये हर बिजनेस, हमारे जो बिजनेस हैं इसका लाइफ 2 महीना 4 महीना 6 महीना वाला थोड़ी है जी, ये तो No, sir. चलता रहता है फॉर एवर है। तो कह रहा है कि इफ द लाइफ ऑफ बिजनेस इज ऑफ ए फ्यू मंथ इट विल बी कन्वीनियंट टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। कहता है कि अगर बिजनेस का लाइफ अगर कुछ महीने का है, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 4 महीने का, 1 दिन वाला बिजनेस है नहीं, तो इसके बिजनेस का रिजल्ट निकालना बहुत ही आसान है, कन्वीनियंट है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट indefinitely over a long period of a time। समझ रहे हैं? वास्तव में बहुत सारे बिजनेस हैं जो क्या करते हैं, वो लंबे समय तक ऑपरेट होते हैं। So one cannot wait indefinitely for such a long time to find out the result of business। तो ऐसे में कोई भी उस इनडिफिनिट लाइफ तक, लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस का रिजल्ट निकालने का इंतजार नहीं करेगा। सो ऑन द अदर साइड द ओनर एंड मैनेजर वांट टू नो at frequent intervals the financial position, earning capacity and progress of the business। कहता है कि इसके दूसरे साइड में जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, जो मैनेजर हैं, वो लगातार कुछ समय अंतराल पर, यानी हर 6 महीना पर, हर साल भर पर वो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन, अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की क्या कैपेसिटी है, बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है, यह जानना चाहते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So the owner and manager want to know at frequent interval the financial position, earning capacity and progress of the business. Thus, for convenience, the life span of the business entity is split up into a smaller and convenient interval of period to measure the business result and progress of the business। तो क्या कहता है कि सुविधा के लिए, फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए जो बिजनेस एंटिटी का जो लाइफ है उसको स्पैन कर दिया जाता है और उसको स्प्लिट अप कर दिया जाता है स्मॉलर एंड कन्वीनियंट इंटरवल में। स्मॉलर एंड कन्वीनियंट इंटरवल में, जो हम आपको बताएं कि 3 महीने का भी इंटरवल, 3 महीने का भी इंटरवल हो सकता है, 6 महीने का भी इंटरवल हो सकता है और 12 महीने का भी इंटरवल हो सकता है। तो कहता है कि यह इंटरवल बिजनेस के रिजल्ट और प्रोग्रेस के लिए होगा। हेंस द अकाउंट्स फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स जो हैं वो 12 महीने के अंतराल पर जनरली बनाया जाता है। आई बात समझ में? यस। बोलो। यस सर। आपसे पूछा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि बेटा अकाउंटिंग कितने मंथ के लिए किया जाता है, तो आप जवाब क्या दोगे कि सर 12 जनरली 12 महीने का किया जाता है। जनरली मतलब ज्यादातर लोग कितने महीने में ज्यादातर। करते हैं? 12 महीने। 12 मैक्सिमम लोग 12 महीने पे करते हैं, राइट? यस सर। अब हम आपसे पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, ये 12 महीने पर ये जो अकाउंटिंग करने का जो ये है कॉन्सेप्ट है, ये किस कॉन्सेप्ट से आया है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो आप नाम लेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, राइट? यस सर। यस सर। तो बच्चा आज इतना ही पढ़ाएंगे, और आपको क्या करना Yes, है जी, इस 2 कॉन्सेप्ट के साथ साथ पिछले क्लास में जो हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज के क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? यस सर। यस सर। एक बार और जब आप क्लास खत्म होने के बाद, जब शाम के समय में, रात के समय में, जब आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें रिकॉल होगी, और फिर रिकॉल करने के बाद अगेन आप फिर कॉन्सेप्ट नंबर 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 फिर से देखेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। अगर हम केवल कहने पे नहीं जाएंगे कि सर कहे थे इसलिए हम ऐसा करते हैं, सर नहीं कहे थे, हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस। हर एक थ्योरी का क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट में मिलेगा, प्रिंसिपल में मिलेगा, जो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िएगा, तब भी मेरे यहाँ सिलेबस आपका 11th का जो है दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग तो 3 ही 4 स्टूडेंट हैं, जैसे ही ऑफलाइन शुरू होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, और ऐसे में पढ़ाई अच्छे से चलेगी तो हो सकता है नवंबर में ही खत्म हो जाए, यानी ऑलमोस्ट दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके सर क्या लगता है हाँ। ऑफलाइन कब से शुरू होगा? अभी बाबू कोई ये नहीं है, सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है, आपके बारे में भी कुछ नहीं सोच रही है, क्योंकि वो जान रही है कि जो पढ़ने वाले हैं वो अपना रास्ता निकाल लिए होंगे और ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए होंगे, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ पास करना उनका मकसद है, तो वो तो लास्ट में साल भर पढ़े या ना पढ़े, लास्ट में तो गेस पढ़ेगा ही, और गेस पढ़ करके तो आए क्वेश्चन आंसर याद करके तो 90% स्टूडेंट पास करते हैं, है ना? तो बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं जुलाई में ओपन हो सकता है, लेकिन हमारा अपना मानना है और हमारा जो अपना सेंस कह रहा है कि
अभी नहीं खुलने वाला है, ये सब सितंबर अक्टूबर के बाद खुलेगा। आई बात समझ में? यस सर। यस यस सर। हाँ, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप अच्छे जगह पर आ गए हैं। ऑनलाइन में भी आपको इस तरीके से क्लासेस दिए जाएंगे जहां पर आपको कोई अंतर नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन में हैं कि ऑफलाइन में हैं। ओके, टेंशन मत लीजिए, केवल पढ़ाई कीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए। मेरे पास पढ़ाई केवल करते रहिए, जो भी देते हैं याद करने के लिए, लिखने के लिए, उसको लिखिए, याद कीजिए। आई बात समझ में? बाकी सारा Yes, काम sir. मेरे लिए छोड़ दीजिए, वो हम देख लेंगे। ओके, बाय। बाय सर।